कूलम्स लॉ बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो जीवन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और कूलम्स लॉ हमें बताता है कि कोई भी दो चार्जेस जिनके सेंटर्स आर डिस्टेंस अपार्ट हैं, Q1 Q2 अगर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू होगी। अगर मैं चाहता हूँ 3 पॉइंट चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो किन्हीं भी दो के बीच में इक्विलिब्रियम देख लो, तो थर्ड अपने आप ही इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये सिर्फ तब ट्रू है जब हम लोगों ने इनिशियली जिस पॉइंट के ऊपर डिफाइन करनी थी पोटेंशियल एनर्जी उसको जीरो मान लो यहाँ प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू को यहाँ से यहाँ ले जाना है तो वर्क डन जीरो होगा। पर एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप लोग चार्ज को लेकर जाते हैं तो वर्क डन जीरो नहीं होता है। हेलो एवरीवन, आज हमारी जो रैपिड रिवीजन की सीरीज है, इस वाली सीरीज में आगे बढ़ते हुए 11th के सारे चैप्टर तो हम लोगों ने अब खत्म कर ही लिया, तो अब हम लोग 12th क्लास जो है वो हमारी आज से शुरू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज 12th क्लास के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला पार्ट है वो है। तो आइए देखते हैं इस वाले चैप्टर में हमें किस किस के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहली चीज है कूलम्स लॉ। अगर कूलम्स लॉ नहीं आता तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ना सब बेकार है। तो जैसे हम लोग इनिशियली चार्ज के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि भाई चार्ज जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये सारी बातें तो हम लोग कर ही लेते हैं, है ना। इन सब बातों से अब आगे हम लोग बढ़ चुके हैं क्योंकि बहुत बेसिक थ्योरी की बातें हैं, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस है नहीं, ये सारी बातें हो चुकी, ठीक है। ये सब के बाद की बात कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो जीवन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और कूलम्स लॉ हमें बताता है कि कोई भी दो चार्जेस जिनके सेंटर्स आर डिस्टेंस अपार्ट हैं, Q1 Q2 अगर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही चीज अगर मैं किसी मीडियम के अंदर लिखना चाहता हूं तो मीडियम में इस वाली जो वैल्यू है इसके अंदर चेंज आ जाता है। और वो चेंज कैसे आता है, जो हम लोग K लिख रहे थे ना अभी तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू में एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर भी आ जाता है, तब ये मीडियम का हो जाता है। तो ये जो वैल्यू लिखी है ये आपके पास में मीडियम के अंदर जाने पे जो कूलम्स लॉ अप्लाई होता है उसकी वैल्यू लिखी हुई है, जिसमें एप्सिलॉन आर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी आगे जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोगों को डिफाइन करनी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होती है, और ऊपर क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास में कोई चार्ज रखा हुआ था Q, और यहाँ पर मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और ये कोई Q0 चार्ज था। तो अगर इस Q0 चार्ज के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए जाऊंगा तो एक Q0 ही मेरा टेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो R है, सेंटर से सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लो, K Q0 बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज कौन है, Q0, ये दोनों कट जाएंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड मुझे मिलेगी यहाँ पे इस Q चार्ज के कारण वो हो जाएगी KQ बाय R स्क्वायर। तो एक सिंपल पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के कारण KQ बाय R स्क्वायर, सिंपल सा रिलेशन जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कोई दो पॉइंट्स के बीच में नल पॉइंट मतलब दो चार्जेस का नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, नल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो मिल जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है तो जो नल पॉइंट होगा वो होगा x इक्वल्स टू रूट Q2R अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस माइनस अंडर रूट Q2, डिपेंडिंग पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो वैल्यूज पुट करनी है वो मैग्नीट्यूड में ही पुट करनी है, साइन के साथ में पुट नहीं करनी है, ठीक है ना। छोटा चार्ज और बड़े चार्ज का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ये बात ध्यान रखें। यहाँ हम लोग Q2 को छोटा मान रहे हैं और Q1 को बड़ा। कंपेयर किसको करना है, मैग्नीट्यूड को। तो छोटा चार्ज ऊपर आता है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, अगर मैं चाहता हूं 3 पॉइंट चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो किन्हीं भी दो के बीच में इक्विलिब्रियम देख लो, तो थर्ड अपने आप ही इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। ये तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। तो अगर Q1 और Q2 इक्विलिब्रियम में है, Q और Q2 इक्विलिब्रियम में है, तो Q1 और Q भी इक्विलिब्रियम में होंगे, ये वाली बात अपने आप इंप्लाइड होती है।
और उसके लिए भी अगर हम लोग पॉइंट ढूंढते हैं तो ये पॉइंट हमारे साथ पास में आता है, और ये Q की जो वैल्यू है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं कि ये वाले Q की वैल्यू कितनी है। तो ये आती है Q की वैल्यू, और ये आती है डिस्टेंस जो आप लोगों को दिख रही है। x जो है वो आपकी मेजर की गई है चार्ज Q1 से, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई x। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम, है ना। एक सिमेट्रिकल पॉइंट चार्ज का सिस्टम बना हुआ है, जैसे मान लो ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, और यहाँ पर कोई चार्ज हमने Q रख दिया, तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन लोग कि वैल्यू क्या होगी। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी वैल्यू होगी -q/√3, है ना। सिंपल तरीका तो यही है कि आप लोग इस वाले चार्ज को Q मानो, इसके कारण फोर्स लगा लो भाई, दोनों चार्जेस के कारण फोर्सेस की डायरेक्शन बना लो। ये जैसे इधर लगा रहे, ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, इसके बाद में लैमीज थ्योरम लगा लो, और लैमीज थ्योरम से आप लोग R की वैल्यू और इक्विलिब्रियम के अंदर बड़े Q की वैल्यू भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही है Q जो बना हुआ है, इसमें भी क्या होगा, इस वाले Q ने इधर को फोर्स लगाया, इस वाले Q ने इधर को फोर्स लगाया, इसने इधर को लगाया, इसने इधर को लगाया, ऑब्वियस है इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है नेट फोर्सेस जीरो करो, है ना। फिर इस वाले Q की वैल्यू जो आती है वो आती है -q इंटू 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो दीज आर द वैल्यूज जो यहाँ पर आपके पास में लिखी हुई है, इन वैल्यूज का भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे को एक पेंडुलम नुमा एक ग्रुप दे दिया है, और यहाँ पर मान लेते हैं एक चार्ज इधर रखा हुआ है और एक चार्ज जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लगाएंगे ही सही, अगर लाइक चार्जेस हैं तो इधर F ही लग जाएगा। ये अगर आप लोगों का टेंशन है और इस एंगल को आपने थीटा ले लिया, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऊपर को t cos थीटा और राइट हैंड साइड में आपको t sin थीटा हॉरिजॉन्टली लगता हुआ दिख रहा होगा। t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, t sin थीटा fe को बैलेंस करेगा। तो अगर दोनों इक्वेशन लिखना चाहें तो देखो, ये t cos थीटा mg के बराबर, t sin थीटा fe के बराबर, और अगर इनको डिवाइड करें तो tan थीटा की टर्म्स में हमारा आंसर आता है kq² / x²mg, है ना। यहाँ से tan थीटा हम लोग इस ट्राइंगल से भी लिख सकते हैं। अगर इस ट्राइंगल में अब मैं tan थीटा देखूं तो ये x/2 ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, दिस इज x/2, है ना। और ये वाली लेंथ क्या हो गई हमारी, L का एक कंपोनेंट, या फिर आप सिंपली, क्योंकि एंगल छोटे होते हैं तो इसे sin थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कई बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रूप में लिख लेते हैं। तो x/2 डिवाइडेड बाय L जो वैल्यू आती है ये निकल के आती है। अगर tan थीटा को हम लोग x/2/L लिखते हैं तो x³ की प्रोपोर्शनलिटी दिखती है यहां से, है ना। x³ और q² की प्रोपोर्शनलिटी आपस में दिखती है। ये वाली प्रोपोर्शनलिटीज हैं जो कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं और काम भी आती हैं। ऐसे ही अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप अगर किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ले जाओ तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे सीधा हो जाता है, क्योंकि mg जो है वो लगना बंद हो जाता है। एंड इन दैट केस दोनों चार्जेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, लेंथ जो है वो 2l हो जाएगी, और जो ऐसे में टेंशन आएगा इस वाली रस्सी में अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए तो ये टेंशन और ये डायरेक्शन हो गई Fe। तो टेंशन विल बी इक्वल टू व्हाट, kq² अपॉन 2l का स्क्वायर। ये आपके सीधे रस्सी में आने वाली टेंशन आ जाएगी। ऐसे सवाल नीट में पहले भी पूछे गए हैं, इसीलिए यहां पर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज से, और इसीलिए W को हम लोग Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V लिख देते हैं, है ना। इसमें एक माइनस साइन इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये W कंजर्वेटिव। अगर यही वर्क डन हमारा नॉन कंजर्वेटिव होता तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस साइन हटा देते हैं, है ना। नॉन कंजर्वेटिव से मतलब है एक्सटर्नल होता, नॉन कंजर्वेटिव निकल गया है, तो WC इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ W एक्सटर्नल। ठीक है ना, नॉन कंजर्वेटिव नहीं बोलना चाह रहा था मैं, एक्सटर्नल बोलना चाह रहा था, ये बात ध्यान रखें। तो आपका पोटेंशियल का एक और रिलेशन होता है dV इज इक्वल टू -E.dr, जिसके 6 अलग अलग तरह के पैरामीटर, 6 अलग अलग तरह के रेफरेंस लेके मैंने आपको क्लास के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स करा रखी हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो। इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। जिसकी बात हो रही है अभी, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। फॉर पॉइंट चार्ज V इक्वल्स टू kq/r, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू होती है kq/r। अलग अलग पॉइंट चार्ज अगर बहुत सारे हो गए तो क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो आप सिंपली kq/r को जोड़ते जाएं और आपको आंसर मिल जाएगा। E और V का रिलेशन अगर देखें तो E को माइनस ग्रेडियंट ऑफ U की तरह भी लिखा जा सकता है,
जिससे हमारा आंसर आता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप और माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। तो तीनों एक्सिस के हिसाब से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस बात का भी ध्यान रहे। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की जब बात होती है तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई U की वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाय R, है ना। पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये सिर्फ तब ट्रू है जब हम लोगों ने इनिशियली जिस पॉइंट के ऊपर डिफाइन करनी थी पोटेंशियल एनर्जी उसको जीरो मान लिया। तो असल में इसके साथ में जो टर्म लिखी होती है वो डेल्टा U की होती है। ठीक है। तो आप इन्फिनिटी पर जीरो मान के चलते हो, उसके हिसाब से जब आप किसी पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो तो सिंपली K Q1 Q2 बाय R लिख सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां से हम पोटेंशियल को भी इजीली डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना। अगर हम यहां से पोटेंशियल डिफाइन करें तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के नाम से डिफाइन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आई तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल्स टू Q इंटू डी। तो हमारे पास में डाइपोल मोमेंट डिफाइन करने का तरीका क्या है भाई, माइनस क्यू, ये हो गया आपका प्लस क्यू। तो डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। डाइपोल मोमेंट, इनके बीच का सेपरेशन अगर मान लो तुमने डी ले लिया तो इस डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्यू इंटू डी। एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन देखनी होती है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर मैं निकालना चाहूँ उस टॉर्क को और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लूं, जैसे मान लो मैंने ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बना के मान लो डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया है, ये मेरा माइनस क्यू है और ये मेरा प्लस क्यू है। तो इन दैट केस क्या क्या होगा बताओ, प्लस क्यू पे फोर्स इधर लग जाएगा, माइनस क्यू पे फोर्स इधर लग जाएगा। तो अगर देखा जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो है और ये घूम के वापस इसी कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। हमने सवाल किए हुए हैं जिसमें ओमेगा अल्फा और ये सारी चीजें भी निकाल रखी हैं। अगर आप लोग क्लास के नोट्स पलट के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल वाले सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ऐसे ही हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन की थी, है ना। टॉर्क कैसे डिफाइन किया था, टॉर्क डिफाइन किया था माइनस पी क्रॉस ई से। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की थी, माइनस पी डॉट ई से, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू वाली टर्म्स यहाँ पर आई थी जो हम लोगों ने किया था। अगर इसमें मैं इसको प्लस क्यू माइनस क्यू कर दूंगा तो यहाँ आप लोग क्या देखेंगे कि इक्विलिब्रियम तो रहेगा पर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सीधा रख दोगे तो इक्विलिब्रियम भी है और नेट टॉर्क भी जीरो है। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। तो एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल मिड पॉइंट एंड मेक एन एंगल विद द डाइपोल एक्सिस, मतलब एक जनरल पॉइंट के ऊपर डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखने की कोशिश कर रहा है। तो अगर पोटेंशियल किसी जनरल पॉइंट पे लिखना है जो थीटा एंगल बना रहा है तो पोटेंशियल होता है केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा जो है वो ये एंगल आप लोग देख रहे हैं, ये हमने डाइपोल मोमेंट जो था ना उसके बेसिकली कॉम्पोनेंट कर लिए। ये अगर पी है तो हमने उसके कॉम्पोनेंट्स ऐसे कर लिए हैं। ये वाली डायरेक्शन में कौन सा हो गया बेटा, पी कॉस थीटा, और ये वाली डायरेक्शन में क्या हो गया आपका, पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इसका जीरो है ना, जीरो नहीं मतलब ये वाला आ गया, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, है ना। और पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट हो गया पॉइंट पी, तो उसके लिए जो आंसर है वो आपका यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए ई नेट केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज ई नेट। ये जो वैल्यू लिखी है क्या लिखी है, ई नेट लिखी है। इस चीज का भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो tan अल्फा लिख लिया। तो ई जो आपकी किसके कारण आई, ये केपी साइन थीटा वाली वैल्यू से, और जो केपी कॉस थीटा वाली वैल्यू है दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/2 tan थीटा आ जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें, है ना। ये सब क्लास में डिराइव्ड है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आप पहली बार देख रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ये निकाली हुई है देख लो, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ये आ गया माइनस के पी बाय आर क्यूब। ठीक है। तो वो माइनस के पी क्यों आता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये हो गया माइनस के पी बाय आर। ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, अच्छा ये मिसिंग है डायग्राम, कोई बात नहीं अपन बना देंगे। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी ऐसे पैरेलल एक दूसरे से आ रही हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे में प्लेनर सरफेस बनता है।
दिस इज द प्लेनर सरफेस दैट वी आर मेकिंग। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया आपका प्लेनर। अब यही अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज मौजूद है, तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स आ रही होंगी, और क्योंकि वो सब रेडियली आउटवर्ड्स आ रही होंगी, इसीलिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं वो आपके स्फेरिकल बन जाते हैं। तो ये आपके स्फेरिकल बन गया। इसी तरह से लाइन चार्ज के लिए भी हम लोगों ने बनाया था। तो जब लाइन चार्ज के लिए बनाते हैं तो लाइन चार्ज के लिए कैसा बनता है? सिलेंड्रिकल बन जाता है। ये भी हम सभी लोग जानते हैं। ये बन गया सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप लोग चार्ज मूव करना चाहते हैं तो उसके अंदर वर्क डन हमेशा 0 होता है। ये वाली बात भी सिखाई थी कि मान लो यहाँ प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू को यहाँ से यहाँ ले जाना है तो वर्क डन 0 होगा। पर एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप लोग चार्ज को लेकर जाते हैं तो वर्क डन 0 नहीं होता है। ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन 0। ठीक है, हाँ, ऑन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज नॉट 0, एंड इन दैट केस वर्क डन कैसे निकाला जाता है? माइनस क्यू डेल्टा वी से, है ना। कुछ नहीं लिखा होता तो एक्सटर्नल मान के चलते हैं, एक्सटर्नल होता है तो प्लस क्यू डेल्टा वी हो जाता है अगर एक्सटर्नल है। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि किसका वर्क डन निकालना है तो एक्सटर्नल का ही निकालना है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है बेटा। फ्लक्स की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात होती है और इसकी वैल्यू इंटीग्रल ई डॉट डी एस से दी जाती है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फाई की वैल्यू ई डॉट ए, मतलब ds वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर है, यहाँ पे ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। अगर ई इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एरिया तो इंटीग्रल ई डॉट डी अप्लाई करो एकदम और मस्त रहो। यहाँ पे हमारे पास गॉस लॉ आता है जिन्होंने हमें बोला था इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जितने भी चार्जेस अंदर हैं सिर्फ उन्हीं चार्जेस से लेना देना है और किसी से लेना देना नहीं। तो क्यू इनसाइड इज ओनली फॉर द इनसाइड चार्जेस, जबकि जो ई होती है वो सभी चार्जेस के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स इमर्जिंग क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट वेयर क्यू नेट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, फाई डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस एंड द चार्जेस स्टोर्ड आउटसाइड। ठीक है, फिर जब हम लोग स्फीयर्स की बात करते हैं तो अगर मान लो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, हॉलो कंडक्टिंग आ जाए, या फिर कैसा आ जाए आपके पास हॉलो नॉन कंडक्टिंग आ जाए, पर हॉलो नॉन कंडक्टिंग में यूनिफॉर्म चार्ज वाला, तो इन सब की पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सारी वैल्यूज सेम होती है। तो अगर इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट्स की बात करें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी किसी भी कंडक्टर में, ये वाली बात फिक्स है ना। और क्योंकि हॉलो नॉन कंडक्टिंग है तो उसके अंदर भी 0 मिलेगी। तो आर लेस देन आर में देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, और इसीलिए वी की वैल्यू क्या हो गई? के क्यू बाय आर, है ना। आर इसमें ग्रेटर देन, मतलब आर जो है वो बड़ा वाला आर है, ये बात ध्यान रखें। आर ग्रेटर देन आर के ऊपर ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और आंसर आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और बाहर के पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है? के क्यू बाय आर। तो अगर हम लोग ई वर्सेज आर का ग्राफ देखते हैं तो इनिशियली 0, कहां तक 0? आर इक्वल्स टू आर तक 0, और उसके बाद में एक कर्व जैसा कि आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से अगर पोटेंशियल का आर के साथ में ग्राफ देखा जाता है तो पहले इक्वी पोटेंशियल है तो ये वाली वैल्यू कितनी है? के क्यू बाय आर, और उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये वाला पार्ट आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है। ठीक है ना। ई वर्सेज आर और वी वर्सेज आर दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो आपके लिए बनाए गए हैं। ऐसे ही अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो जाए जिसमें चार्ज जहां रखते हैं वहीं रह जाता है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अगर आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी पॉइंट साइज वाला बिहेवियर। वी की वैल्यू भी वैसी ही जैसे कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बिहेवियर था, पॉइंट साइज वाले बिहेवियर दोनों। अब यही अगर हमारे पास में आर लेस देन आर हो जाए तो यहाँ पर जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वो आ जाती है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, और जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हो जाती है के क्यू अपॉन 2r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर, ये अंदर के पॉइंट के लिए। तो इसका जो ग्राफ है वो भी अलग है, इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है v वर्सेस r। तो अगर सेंटर में लिखना है v एट द सेंटर, तो पहले तो के क्यू बाय आर था, सीधे किसी भी पॉइंट पे लिख लो, इक्विपोटेंशियल था भाई। अब सेंटर पे लिखना है
तो छोटे आर को 0 कर दो, तो कितना आ जाएगा 3/2 KQ/R। तो इसीलिए जो ग्राफ है ना ये यहां से चालू होता है 3/2 KQ/R से, फिर उसके बाद कहाँ जाता है ये KQ/R पे जाता है सरफेस पे, और फिर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी यहां से चालू हो जाती है। ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है, ये E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर है, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर है तो यहां तक तो बढ़ता जाता है, और उसके बाद में फिर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी टू R² हो जाती है, तो वापस से। ठीक है, ये फंडा यहाँ पे चलता है ना। नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये वही आ गया, बाहर और अंदर के पॉइंट्स वही KQ/R ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा से बताया हुआ है। चार्ज सर्कुलर रिंग की अगर बात करेंगे तो ये वाले पैटर्न होते हैं, डिस्क आप लोगों के काम की नहीं है। और रिंग के लिए अगर हम बात करें तो E वर्सेज X ग्राफ तो हम लोग बना ही देंगे, बाकी E की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है KQX/R² + X² रेज टू द पावर 3/2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको प्लस माइनस R/√2 पर मिलती है। Emax, ये वाली बात भी सबको पता है, यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट की बात चल रही है, यहाँ जो पॉइंट मौजूद है इस पॉइंट के ऊपर रिंग की एक्सिस पर। ठीक है ना। अगर कोई सिलेंडर यानी एक वायर की तरह अगर हम लोग ट्रीट करें तो देखो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बन जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। तो अंदर के पॉइंट पे आपके पास में आंसर आता है Q/2πε/r, है ना, 2k λ/r, जैसे हम लोग बोलते थे प्यार से। अंदर कंडक्टिंग है तो अंदर की तरफ 0 मिलेगा। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर अ चार्ज कंडक्टर हमेशा σ/ε0 होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रेशर जो होता है, जैसे हम लोग कई बार इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं, मैकेनिकल प्रेशर नहीं है वो, कैसा प्रेशर है बेटा, इलेक्ट्रिक प्रेशर है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है वो σ²/2ε0 होता है। नॉन कंडक्टिंग लॉन्ग शीट अगर दे रखी है तो E की वैल्यू होती है σ/2ε0, ध्यान रखें, कुछ नहीं लिखा तो नॉन कंडक्टिंग मान के चलना होता है। कंडक्टिंग लॉन्ग शीट का आंसर होता है σ/ε0। एनर्जी डेंसिटी होती है ½ ε0 E², मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सभी लोग जानते हैं कि उनका ओरिजिन होता है पॉजिटिव चार्ज या इंफिनिटी, है ना, और एंड पॉइंट क्या होता है उनका, नेगेटिव चार्ज या इंफिनिटी। यहां से ओरिजिन और यहाँ पे एंड। ठीक है, ये फंडा होता है। तो हम लोग अलग अलग तरह के पैटर्न जो है वो बना सकते हैं, इनको देखते हुए बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल KQ²/2R होती है, सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं इसको हम लोग। और यही अगर इंसुलेटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो 3/5 KQ²/R होती है। ठीक है, मतलब सिंपल जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है ना उसकी बात कर रहा हूं, कंडक्टिंग की KQ²/2R टोटल, जो सिर्फ बाहर बाहर मिलेगी, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये सेल्फ एनर्जी बाहर बाहर की। और जब नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं तो अंदर से लेके बाहर सब जगह तो जो आती है वैल्यू वो क्या आती है 3/5 KQ²/R। ठीक है, तो इस तरह से मेरे हिसाब से सारे कंसेप्ट आपके कवर्ड हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले पार्ट के, और आप लोग इसको रैपिडली रिवाइज कर लें, और अच्छा रहेगा आप लोग रैपिडली इसको रिवाइज करेंगे, PYQ सारे के सारे सॉल्व कर लो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे वापस, तब तक बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय।